नमस्कार दोस्तों, हम आंग्ल मैसूर संबंध पढ़ रहे हैं और उसमें हम 2 युद्ध पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि बाकी के तीसरा और चौथा युद्ध भी आज हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो हमारी हेडिंग रहेगी आज तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एक सेकेंड। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो हर बार की तरह सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका कारण देखेंगे कि क्या मुख्य रीज़न रहा। फिर देखेंगे कि युद्ध पूर्व कौन से गठबंधन बने। फिर देखेंगे कि युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा और उसके बाद में देखेंगे कि किस संधि के साथ में युद्ध खत्म हुआ। फिर देखेंगे युद्ध के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और टीपू ने अपना संघर्ष जारी रखा। इस समय अब 84 में जब मैंगलोर की संधि हुई तो उसके बाद से लेकर और 90 तक लगभग आपकी शांति बनी रही। हालांकि छोटी मोटी गतिविधियां, लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते थे, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां नहीं बनी। 1790 में क्या हुआ, 1790 से ठीक पूर्व ट्रावनकोर जो है, ये ट्रावनकोर का एरिया है। और इस ट्रावनकोर ने क्या किया कि कोचीन का जो इलाका है यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि क्रैगनूर और कोई आसपास में छोटे छोटे 1-2 दुर्ग थे, वो ट्रावनकोर ने खरीद लिए कोचीन से। और इस हेतु इन्होंने मैसूर से पूछा भी नहीं। टीपू की आपत्ति इस बात से थी कि कोचीन मेरे आधिपत्य में है और मेरे आधिपत्य के किसी क्षेत्र को आप मेरी बिना अनुमति कैसे खरीद सकते हैं। दरअसल टीपू खुद कोचीन के वो द्वीप खरीदना चाहता था। कोचीन के वे द्वीप डचों के पास में थे और डच नागरिक बेच के जाना चाहते थे, और ट्रावनकोर ने वो द्वीप खरीद लिए। और ये जब द्वीप खरीदे तो इस पर टीपू को आपत्ति थी और टीपू ने क्या किया, अटैक किया और ट्रावनकोर की पूरी किलेबंदी को ध्वस्त कर दिया। और जब किलेबंदी को ध्वस्त किया तो ट्रावनकोर अंग्रेजों का हमेशा से मित्र राष्ट्र या राज्य रहा था उस समय। तो अंग्रेजों ने ट्रावनकोर ने मद्रास से हेल्प मांगी। मद्रास में मिडोज गवर्नर था उस समय, और मिडोज से हेल्प मांगी और यहीं से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण वो कोचीन के 2 द्वीप थे जो ट्रावनकोर के राजा ने डच नागरिकों से खरीदी थी। ये मेन कारण था। और अब इस कारणों को मैं वो शॉर्ट में लिख लेता हूं। ट्रावनकोर के राजा द्वारा डच नागरिकों से कोचीन रियासत के 2 के 2 दुर्ग थे आपके। एक जयकोट था व क्रैगनूर। खरीद लिए। चूंकि टीपू कोचीन रियासत पर अपना आधिपत्य मानता था
आधिपत्य मानता था और यह द्वीप स्वयं खरीदना चाहता था। ठीक है, स्वयं है वो खरीदना चाहता था। ये मेन कारण था इस थर्ड आंग्ल मैसूर वार का। ठीक है, अब क्या किया, अब टीपू ने जो है वो दिसंबर 1789 में टीपू ने में त्रावणकोर पर आक्रमण कर इसकी फोर्टिफिकेशन जो था, दुर्ग था, वो नष्ट कर दिया। इसकी किलेबंदी ध्वस्त कर दी। चूंकि त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था, इस कारण त्रावणकोर ने मिड्रास बाद में आया था, पहले हॉलैंड था यहाँ पे। त्रावणकोर ने मद्रास गवर्नर हॉलैंड से मदद मांगी। और यहीं से विद्यार्थियों युद्ध है वो आपके शुरू हो जाता है। तो युद्ध का मेन कारण क्या था? युद्ध का मेन कारण आपके त्रावणकोर था। ठीक है, और त्रावणकोर के राजा द्वारा ये दो दुर्ग खरीदना इस युद्ध पूरे का मेन कारण यही था। ठीक है, यहां से ये घटना जो है वो आपकी आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि इस जगह का कारण बना और फिर इसने है वो मद्रास के गवर्नर हॉलैंड से संपर्क किया और उससे सहायता मांगी, क्योंकि त्रावणकोर जो है इनका मित्र राज्य जो है वो हुआ करता था। और जब हॉलैंड से सहायता मांगी तो मद्रास ने है वो आगे संपर्क किया बंगाल से, और बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कॉर्नवालिस था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जा चुका था और कॉर्नवालिस आ चुका था। कॉर्नवालिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और कॉर्नवालिस ने इसके विरुद्ध जो है वो एक गठबंधन बनाया, जिसमें आपके मराठों को साथ में ले लिया और निजाम भी साथ हो गया। मराठे 1784 के बाद से टीपू से नाराज थे। नाना साहब ने तो उस संधि का भी विरोध किया था, मैंगलोर की संधि का। ठीक है, तो विरोध तो था ही, और ऐसी स्थिति में आपके अब मराठे, निजाम और अंग्रेज, ये त्रिगुट किसके विरुद्ध बना? ये त्रिगुट टीपू के विरुद्ध बना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब युद्ध पूर्व घटनाक्रम। युद्ध पूर्व घटनाक्रम। ठीक है, युद्ध पूर्व घटनाक्रम। अब देखिए क्या होगा, अब त्रिगुट बनेगा। ठीक है, और ये त्रिगुट जो है वो आपके अब की बार मराठों के इस टीपू के विरुद्ध में बनने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। कॉर्नवालिस ने, यहाँ लिख लेते हैं, तत्कालिक वायसराय गवर्नर जनरल ने मराठा व निजाम के साथ मिलकर
साथ टीपू के विरुद्ध गठबंधन बनाया। ठीक है, अब देखिए जो ये गठबंधन बना, इसका मेन टारगेट क्या था? इसका मेन टारगेट ये था कि आपके मराठा और निज़ाम दोनों को साथ में लिया जाए, ताकि टीपू जो है वो किसी भी सूरत में जीतने की स्थिति में न आए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब दो अधिकारी भेजे, एक मैटलेट और कैनवे। इसने क्या किया, मैटलेट को भेजा मराठों के पास, मराठा, और ये कहाँ गया, ये गया आपके निज़ाम के पास। निज़ाम से गठबंधन किया इसने, और मैटलेट ने इसके साथ किया मराठा से गठबंधन, और इस तरह से एक त्रिगुट बन गया टीपू के खिलाफ। और अब टीपू के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि त्रिगुट जो है उसको पराजित करना आसान काम नहीं था, स्पेशली जब मराठे शामिल हो गए और निज़ाम भी शामिल हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस मैप को देखोगे तो पाओगे कि निज़ाम, अंग्रेज़ और मराठे, ये तीनों मिलकर अगर अब मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली चिंता का विषय था टीपू के लिए यहाँ पे। अब ये होने के बाद में अब इस गठबंधन बनाया। ये गठबंधन 1790 में बना दिया गया, और इसका उद्देश्य क्या था? टीपू का दमन करना। ठीक है, तो टीपू के दमन के उद्देश्य से ये गठबंधन बनाया, और ये गठबंधन बनाने के बाद में फिर इन्होंने एक काम और भी किया। इस गठबंधन में यूँ कहिए कि जो कोचीन, कुर्ग, मालाबार, इस क्षेत्र की जनता को भी इस गुट में शामिल किया, गठबंधन बनाया। और फिर क्या हुआ, यह गठबंधन, इस गठबंधन में कुर्ग, मालाबार व कोचीन की जनता, जो लोकल पीपल थे, की जनता को भी शामिल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे युद्ध पूर्व इस घटनाक्रम में है वो टीपू का पलड़ा कहीं न कहीं आपके कमज़ोर हो गया। ठीक है, और ये वास्तव में एक वास्तविक शासक को हटाने और एक प्रकार से उसके राज्य में डकैती की साजिश थी, ऐसा राजनीतिज्ञ फोक्स कहते हैं। ये जो गठबंधन है इसके बारे में राजनीतिज्ञ फोक्स क्या कहते हैं? फोक्स लिखते हैं कि यह वास्तव में एक वास्तविक शासक को हटाने तथा उसके राज्य में डकैती की साजिश थी। ठीक है, तो इस तरह से गठबंधन बना दिया, और ये बात तो हो गई आपके युद्ध पूर्व घटनाक्रम की। अब पूर्व घटनाक्रम के बाद में अब आएगा आपके युद्ध के अंदर क्या घटनाएं हुई, उस पर हम बात करते हैं। लिख लीजिए, अब युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम। युद्ध का घटनाक्रम कि युद्ध के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित हुई यहाँ पे। ठीक है, अगर सबसे पहली मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले इन्होंने मद्रास के, अब गवर्नर बदल गए थे और मेडोज गवर्नर बन गया था मद्रास का। उसके नेतृत्व में सबसे पहले एक सेना भेजी,
और इसका जो सपोर्ट था मेडोस का वो आपके मैक्सवेल ने किया। और इन लोगों ने मैसूर पर हमला करने के लिए सेना रवाना हुई थी, परंतु उनको टीपू ने वो एक प्रकार से पीछे हटने के लिए मजबूर किया और उसी समय कॉर्नवालिस ने पूरे युद्ध का नेतृत्व संभाला। ठीक है, तो आरंभ में मैसूर के गवर्नर मेडोस व मैक्सवेल के नेतृत्व में बंगाली सैन्य टुकड़ी ने मैसूर अभियान आरंभ किया। देखो, ये मैसूर के गवर्नर हॉलैंड के जस्ट बाद में बने थे, है ना, ध्यान रखना है इसका। आरंभ किया, मगर टीपू ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस स्थिति में यूं कहिए कि तब कॉर्नवालिस ने पूरे अभियान का नेतृत्व संभाला। कॉर्नवालिस ने संपूर्ण अभियान का नेतृत्व संभाला। ठीक है, तो अब कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला। कई बार यही पूछ लेते हैं कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप से भी प्रश्न जो है वो बन सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? अब मराठों का सपोर्ट मिल गया, परशुराम भाऊ, हनुमंत फड़के, ये सेनाएं भी आ गई और कॉर्नवालिस ने बेंगलोर पर अधिकार किया। और उसी समय परशुराम भाऊ, मराठा सेना जो थी अंग्रेजों के सपोर्ट के लिए, उन्होंने धारवाड़ के क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र पूरा का पूरा। और इस तरह से धारवाड़ और बेंगलोर का जो इलाका था ये आपके सारा जाता रहा। ये इलाका जो है पूरा ले लिया। एक पहले अटैक में ये स्थिति आ गई। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। मार्च 1791 में 1791 में कॉर्नवालिस ने बेंगलोर पर तथा मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने अप्रैल 1791 में धारवाड़ पर कब्जा किया। धारवाड़ पर कब्जा किया। अब ये जो परशुराम भाऊ है ये 6 महीने तक लड़ा था टीपू से। आप सोचिए कि अगर ये सब टीपू और मराठे एक हो जाते ना, ये अंग्रेज जिंदगी में कभी उनको पराजित नहीं कर पाते। आगे देखिए यही हुआ था। कॉर्नवालिस ने जब बेंगलोर जीत लिया उसके बाद कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम का अभियान स्टार्ट किया। श्रीरंगपट्टनम जो है वो इनकी राजधानी थी टीपू की। और जब वो रंगपट्टनम के लिए आगे बढ़ा तो टीपू ने ये कहिए कि पराजित कर ही लिया था कॉर्नवालिस को। लेकिन उसी समय हनुमंत फड़के और परशुराम भाऊ की सेना पहुंच जाती है। रीइंफोर्समेंट आते ही कॉर्नवालिस जो मजबूत हो गया और रंगपट्टनम पर अपना दावा कर लिया और रंगपट्टनम इनके कब्जे में आ गया। और मजबूर होकर टीपू को संधि करनी पड़ी श्रीरंगपट्टनम की। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मराठे नहीं होते यहाँ पे तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 100% जो है वो आपके ये जीत जाता। कौन? टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान सहायता की भिक्षा मांगता रहा तो ना निज़ाम ने इसकी सहायता की,
न मराठों ने सहायता की, इवन स्थानीय लोगों ने भी इसकी सहायता नहीं की। अकेला टीपू कुछ नहीं कर सकता था। और फिर कॉर्नवालिस चाहता तो इस समय सब कुछ नष्ट कर सकता था, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में उसने शांति स्थापित कर ली। क्यों? क्योंकि पीछे से दबाव था। दबाव इस बात का था कि कॉर्नवालिस हजारों लाखों रुपए जो चीन में इन्वेस्ट होने के लिए जा रहे थे, उन सबको पैसे को यहाँ खर्च कर चुका था। तो पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक प्रेशर था कि कैसे भी करके युद्ध को फिनिश करो। इसलिए कॉर्नवालिस उस दबाव में आके श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ में युद्ध को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। अगली स्लाइड पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, मई 1791 में, एक मिनट, अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल, ठीक है, मई 1791 में अब कॉर्नवालिस जो है वो श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर की या यूं कहिए कि टीपू की राजधानी थी, वहां उसकी ओर आगे बढ़ता है। कॉर्नवालिस पट्टनम, ये टीपू की राजधानी की ओर आगे बढ़ता है, मगर अरिकेरा के निकट। अरिकेरा स्थान है, मगर अरिकेरा के निकट युद्ध में टीपू ने कॉर्नवालिस को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हटने को मजबूर किया। मगर इसी समय मराठा सेना नेतृत्व कौन कर रहा था? परशुराम भाऊ, और दूसरी सेना किसके पास में थी? फड़के। मराठा सेना यहां पहुंचती है। यहां पहुंचती है, और जब मराठा सेना यहां पहुंची तो फिर आपके क्या हुआ? इस समय इनकी स्थिति जो है वो हरिपंथ है, हनुमंत नहीं है। इसकी स्थिति मजबूत हो जाती है कॉर्नवालिस की। इस कारण कॉर्नवालिस की स्थिति मजबूत हो जाती है, और इन्होंने रंगपट्टनम पर एक प्रकार से यूं कहिए कि कब्जा कर लिया। ठीक है, मजबूत हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ। ये स्थिति मजबूत होगी। इसी समय टीपू ने जनरल मेडोज को भी पराजित कर लिया था। कॉर्नवालिस रंगपट्टनम की ओर बढ़ता है। कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ता है, और इस समय आपके इसके साथ में की ओर बढ़ता है, और इसके साथ में एक मेडोज भी था। साथ में मेडोज था जिसने सोमरवीर पीठ जो थी उस पर अटैक किया, जो कि श्रीरंगपट्टनम की नाक कही जाती थी। वहाँ पे जब अटैक किया तो फिर टीपू ने उसको पराजित कर लिया।
बाद में इस मीडोज ने वो सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी बाद में। साथ में मीडोज था जिसको 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 सोमरपीट बुर्ज पर टीपू के सेनापति उमर सैयद गफ्फार ने पराजित किया। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉर्नवालिस जो है वो काफ़ी कुछ नज़दीक पहुंच गया था, किसके? श्रीरंगपट्टनम के। और अब टीपू के सामने एक ही ऑप्शन था कि वो संधि कर ले। और इसी समय टीपू जो है संधि का प्रस्ताव कॉर्नवालिस के पास भेजता है और कॉर्नवालिस ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्यों किया? क्योंकि पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रेशर था कि आप जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी मात्रा में व्यय हो चुका है। और इस वजह से कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान दोनों संधि के लिए एग्री हो जाते हैं और इनके मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। इस समय टीपू ने अपने मंत्री पूर्णिया के माध्यम से कॉर्नवालिस के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। जिसे कॉर्नवालिस ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, कॉर्नवालिस ने स्वीकार कर लिया और संधि का प्रस्ताव है वो टीपू ने भेजा था। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि युद्ध बंद करने का, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे का दबाव था कि युद्ध बंद किया जाए, कॉर्नवालिस ने चीन में निवेश होने वाली राशि भी यहां लगा दी थी। और जब दोनों के बीच में जब संधि की बात एक्सेप्ट हो गई, तब आपके यूं कहिए कि जो हरिपंत फड़के थे, हरिपंत फड़के की मध्यस्थता में मार्च 1792 में कॉर्नवालिस और टीपू के मध्य संधि हो गई। वह टीपू के मध्य श्रीरंगपट्टनम की
संधि हो गई, और संधि के साथ ही आपकी युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और इस संधि के तहत सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट क्या किया गया कि टीपू का आधा राज्य छीन लिया गया, और आधा राज्य छीन कर वो 3 भागों में बांट दिया गया। मैन जैसे 12 महल के इलाके थे वो तो अंग्रेज़ों ने ले लिए। तुंगभद्रा के ऊपर का धारवाड़ का जो एरिया था वो मराठों को दे दिया, और इसके बाद में आपके कुरनूल वगैरह का जो ये क्षेत्र था जो कृष्णा और पेनार के बीच में आया हुआ, वो सारा क्षेत्र आपके किसको दिया, वो क्षेत्र दे दिया निज़ाम को। ठीक है, तो आप ये कहिए कि ये क्षेत्र निज़ाम को दे दिया, ये जो क्षेत्र था आपके पेशवा को दे दिया, और आपके ये इलाके जो थे ये तीनों इलाके आपके ब्रिटिशर्स को मिल गए। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये कोरना जो था आपके धारवाड़ का इलाका ये पेशवा को दिया, ये इधर वाला कृष्णा पेनार का क्षेत्र था ये हैदराबाद को दिया, और माहे वगैरह जो ये मेन एरिया थे ये पूरे किसने ले लिए, ये पूरे के पूरे आपके अंग्रेज़ों ने ले लिए। और फिर आपके हरजाने के रूप में भी इन्होंने 3.30 3.25 करोड़ के आसपास जो धन है उस पर भी थोड़ा मतभेद है, वो हरजाने के रूप में रखा। और जब तक हरजाना नहीं दिया जाएगा तब तक अंग्रेज़ों की संरक्षण में जमानत के तौर पे टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को रखा। और इसके साथ ही एक अपमानजनक संधि जो है वो टीपू के साथ में की गई। ठीक है, इसकी शर्तें क्या थी, संधि हो गई। पहली शर्त क्या थी देखिए, टीपू का आधा राज्य छीन लिया गया, जिसे 3 भागों में बांट दिया। देखिए 3 भाग कौन से किए। अब सबसे पहले 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार, ये जो तट थे, 12 महल, डिंडीगुल, मालाबार, ये जो मुख्य मुख्य इलाके थे ये मिले अंग्रेज़ों को। ठीक है, और मराठों को क्या दिया, मराठों को इन्होंने जो है वो आपके धारवाड़ का एरिया दे दिया। ठीक है, तुंगभद्रा के उत्तर का इलाका। ये किसको दिया, मराठों को दिया। ठीक है, पेनार और कृष्णा का जो क्षेत्र था वो आपके किसको दिया, निज़ाम को। ठीक है, जिसमें आपके कन्नूर से लेके और ये सारे आपके जिले आ जाते हैं। पेनार से कृष्णा का क्षेत्र। ठीक है, ये जिसमें थोड़ा सा ये निज़ाम को दे दिया। तो इस कारण क्या कहा था उसने, कॉर्नवालिस ने, कि हमने यूँ कहिए कि मित्रों को कुछ बिना कुछ दिए ही शत्रु को पंगु बना दिया। मित्र कौन यहाँ पे, मित्र थे मराठे और निज़ाम। इनको बिना कुछ दिए, इनके पास ये कोई बहुत बड़े क्षेत्र नहीं थे, इनका इम्पोर्टेंस भी ऐसा कुछ था नहीं। हमने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ये कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट था, वो इस कारण इसने दिया था। क्या लिखा है कि हमने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना
शत्रु को पंगु बना दिया, नष्ट कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो। ये स्टेटमेंट था संधि करने वाले कॉर्नवालिस का। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र लिया और सारा का सारा महत्वपूर्ण इलाका अंग्रेजों ने लिया, मराठों को, निजाम को कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट माना जाता है और पूछा भी जाता है। ठीक है, संधि की एक शर्त ये थी। अब संधि की अगली शर्त क्या थी वो देखिए, एक मिनट आप लिख लो इसको। अब युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू सुल्तान 3,30,00,000, ऐसा कौन बताता है? सुंदरलाल बताते हैं, बिल देख के, जो बिल भेजे गए उसके बेस पे बताते हैं। रुपए अंग्रेजों को देगा, अंग्रेजों को देगा जब तक ये राशि न दी जाएगी, तब तक राशि भुगतान न होगा तब तक टीपू के दो पुत्र अब्दुल खलिक और मुइजुद्दीन, अब ये अंग्रेजों की संरक्षण में जमानत के रूप में रहेंगे। कौन कौन? अब्दुल खलिक व मुइजुद्दीन जमानत के रूप में अंग्रेजों के संरक्षण में। ठीक है, तो ये ठीक है, संरक्षण में रहेंगे। वैसे बता दूं, 1794 में इनको छुड़ा दिया गया, 94 में भुगतान कर दिया था, भुगतान किया और पुत्रों को छुड़वा दिया। तो कुल मिला के ये भी एक अपमानजनक संधि थी इसके साथ, क्योंकि युद्ध हर जाना लेना अलग बात है और वहाँ पे पुत्रों को रखना वो भी जमानत के रूप में, ये बहुत अपमानजनक था इसके लिए। ठीक है, और इस अपमानजनक संधि के बाद टीपू शांत बैठने वालों में से नहीं था और टीपू ने अब अपना अंतिम प्रयास शुरू किया, क्योंकि उसको पता था कि भारतीय शक्तियां उसका साथ दे नहीं रही थी, मराठे और निजाम तो बिल्कुल उसके साथ में नहीं थे। ऐसी स्थिति में टीपू को लगा कि अब विदेशी सहायता लेनी चाहिए ताकि कुछ हो सकता है। ठीक है, अब टीपू ने फ्रांस के नेपोलियन से सहायता मांगी। नेपोलियन उस समय यूरोप में, आपको पता है, कहर मचा के बैठे थे। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, अपने आप को नागरिक टीपू कहा, फ्रांस के जनतंत्र का अपने को सदस्य बताया। जैकोबिन क्लब की स्थापना जो है वो 1907 में श्रीरंगपट्टनम में करी, लेकिन फ्रांस से कोई सहायता नहीं मिली इसको। फिर अरब के साथ में संबंध बैठाए, अरबी मुसलमानों को लिखा कि आप हेल्प कीजिए, कस्तूनतोनिया तुर्क में भी लिखा कि हेल्प कीजिए,
अफगानिस्तान के जमा शाह को है वो लेटर लिखा कि आप हेल्प कीजिए। मॉरिशस में फ्रांसिस सेना को लेटर लिखा कि आप हेल्प कीजिए, और मॉरिशस ने हालांकि हेल्प की भी थी। बाकी अरब देशों ने, टर्की ने, कैस्टिनटेनपॉल ने और अफगानिस्तान ने, फ्रांस ने, किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं की। परंतु इस सारे घटनाक्रम के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू को ये सब आरोप लगाकर और 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में घेरा। टीपू लड़ता हुआ मारा गया और मैसूर में सहायक संधि वेलेज़ली ने करवा दी और मैसूर का ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो इस अपमानजनक संधि के बाद टीपू ने बदला लेने के उद्देश्य से निम्न कार्य किए। ठीक है, अब देखिए मैं अगली स्लाइड में जा रहा हूं कार्यों के लिए। क्या कार्य किए, अब देखिए इसमें सबसे पहला कार्य फ्रांस से सहायता। ठीक है, अब फ्रांस से क्या कार्य किया इसने, देखो क्योंकि नेपोलियन उस समय मिस्र अभियान पे भी था, तो उसको लगा था कि कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, परंतु कोई फ़ायदा जो है वो यहाँ पे फ्रांस की तरफ से इसको नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले इसने 1793 में फ्रांस एक मिशन भेजा। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, पौधा लगाया था, नाम दे दिया था स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, वृक्ष लगाया। जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब हम फ्रांस की क्रांति में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके। क्लब की स्थापना की, स्वयं उसका सदस्य बना। ठीक है, स्वयं इसका सदस्य बना और क्या किया, स्वयं को फ्रांसीसी नागरिक मानते हुए नागरिक टीपू की उपाधि ली। ये नागरिक टीपू की उपाधि ली। ठीक है, इतना कुछ करने के बावजूद फ्रांस से कोई सपोर्ट नहीं मिला। इसके बावजूद भी फ्रांस से कोई सहायता नहीं मिली। और क्या कर सकता है, खुद को फ्रांस का नागरिक तक बता दिया है ना। स्वतंत्रता के वृक्ष, जैकोबिन वगैरह, फ्रांसिस जितनी क्रांति की अवधारणाएं थी वो सारी की सारी इसने यहाँ पे है वो
एक प्रकार से लागू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से उसको किसी भी प्रकार की कोई सहायता जो है वो नहीं मिली। इसके अलावा अफगानिस्तान से सहायता मांगता है। अफगानिस्तान से सहायता विपत्ति के समय कोई सहायता नहीं करता है। विपत्ति में व्यक्ति को खुद को लड़ना पड़ता है। अब अफगानिस्तान के शासक थे उस समय जमा शाह, और जमा शाह ने आने का प्रयास भी किया था, लेकिन सिखों के प्रतिरोध के कारण जमा शाह पंजाब को पार नहीं कर पाए। शासक जमा शाह ने आने का प्रयास किया, परंतु सिख प्रतिरोध के कारण फ्रांस ने मना कर दिया। और मुस्लिम फ्रांस जो है वो पहले इसलिए सपोर्ट कर रहा था कि उनको अंग्रेज़ों से आपत्ति थी, और जब यूरोप में 1783 में अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांस के बीच में संधि होगी, तब फ्रांसिस भी बहुत सेल्फिश लोग थे। अब वो क्यों हेल्प करेंगे? इसको ये था कि नेपोलियन मिस्र तक आ गया तो आगे आ जाएगा तो हमारे भारत में अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा। वो पॉसिबल नहीं था। दूसरा, मुस्लिम राष्ट्र जितने भी थे सभी जगह इसने सपोर्ट मांगा था, दूत भेज के, बट किसी ने भी सपोर्ट है वो नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र उस समय इतने ताकतवर थे भी नहीं कि भाई अंग्रेज़ों से सीधा लोहा ले सके। तो अफगानिस्तान से सहायता मांगी, ये भी एक प्रकार से इनकी पूरी नहीं हुई। अब देखिए तीसरे नंबर पे हम सीधा ही लिख लेते हैं, यहीं पे आ जाएगा। अरब तुर्की कुस्तुनतुनिया मॉरिशस से भी दूत भेजकर सहायता मांगी। अब इतनी सारी सहायताएं मांगी ना, ये घटनाक्रम 3-4 साल तक चलता रहा, और फिर अल्टीमेटली आपके वेलेज़ली ने एक लेटर भेजा एक दिन। वेलेज़ली भारत के वाइस गवर्नर जनरल बन के आ चुके थे, और वेलेज़ली ने फाइनल अल्टीमेट भेजा कि आप सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लो। और इसने सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने से जब इनकार किया तो इन्होंने, अंग्रेज़ों ने इस पर विदेशियों से संपर्क रखना, क्योंकि सहायक संधि पे हस्ताक्षर करने का मतलब था कि विदेश नीति आपकी अंग्रेज़ों के पास में चली जाएगी। और टीपू अगर सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता तो फिर इन किसी के साथ में संबंध नहीं रख सकता था वो, और फिर वो आपके अकेला पड़ जाता, वो अपने प्रयास एक प्रकार से आत्मसमर्पित कर देता। लेकिन टीपू ने सहायक संधि से इनकार किया, तब वेलेज़ली के नेतृत्व में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में एक प्रकार से हम कहेंगे कि मैसूर का पतन कर दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इस युद्ध के बाद कोई संधि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पीछे कोई उत्तराधिकारी शेष ही नहीं है उसका। सबसे पहले देखते हैं कारण। ठीक है, कारण। पहला कारण क्या था? टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से सहायता
व संपर्क। ये पहला कारण। दूसरा कारण, टीपू द्वारा सहायक संधि प्रथा पर हस्ताक्षर करने से इनकार। सहायक संधि पर हस्ताक्षर से इनकार। हस्ताक्षर से इनकार। और जब हस्ताक्षर से इनकार किया तो इसी समय आपके यूं कहिए कि लड़ाई जो है वो लगभग शुरू हो चुकी थी। इनकार, ये दो मेन कारण थे। और अब युद्ध के घटनाक्रम को सीधा पढ़ते, इस समय कोई गठबंधन वगैरह नहीं बनेंगे। एक लाइन अपन और लिख लेते हैं। इस जगह पे मराठों ने युद्ध में टीपू का साथ तो नहीं दिया, ठीक है। यद्यपि अंग्रेजों को कहा था जरूरत पड़ा तो बता देना, आ जाएंगे, लेकिन टीपू के साथ में मराठे नहीं थे। उक्त कारणों के चलते अंग्रेज व निजाम ने मिलकर टीपू पर आक्रमण किया। मराठे अंग्रेजों के साथ तटस्थ रहे, युद्ध में भाग नहीं लिया, तटस्थ रहे, कभी जरूरत पड़े तो बता देना। साथ तटस्थ रहे। इवन नाना जो है वो सेना लेके गए भी थे, परंतु जब ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो नाना वापस आ गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब युद्ध का थोड़ा सा घटनाक्रम देख लेते हैं। घटनाक्रम, अब इस युद्ध में बहुत ज़्यादा घटनाक्रम नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी युद्ध खत्म होने वाला है। देखो, 3 युद्धों का मैं एक प्रकार से बताता हूँ आपको। सैदासिर युद्ध और मालवेली युद्ध और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। श्रीरंगपट्टनम युद्ध। अब देखो 3 युद्ध लड़े गए। अब देखो पहला जो युद्ध था ये 5 मार्च को शुरू हुआ, 5 मार्च 1799, और स्टुअर्ट इस युद्ध में जीता। एक मिनट, पांच मार्च को स्टुअर्ट ने टीपू को हराया, ठीक है। फिर मालवेली का जो युद्ध था ये स्टुअर्ट के साथ नहीं था, ये हैरिस के साथ में था, और हैरिस भी यहां पे जीत गया। 27 मार्च को हैरिस जीता और अंतिम लड़ाई, ये थी अंतिम लड़ाई। और इस लड़ाई में घमासान अंतिम युद्ध होता है और 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम में आपके अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। को घमासान युद्ध हुआ, टीपू युद्ध में मारा जाता है। शहीद हुआ, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम पर
पर अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में है। क्या कहा? पीटर ओबेर क्या लिखते हैं? पीटर ओबेर कौन थे? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्रेटरी थे। इस विजय के बाद क्या लिखते हैं कि पूर्व का साम्राज्य, पूर्व का साम्राज्य अब मेरे कब्जे में है, क्योंकि अब उसको टक्कर देने वाला भारत में कोई नहीं था। मराठे जा चुके थे, बंगाल जा चुका था, सिख इनके साथ ही थे। सिर्फ और सिर्फ मैसूर प्रतिरोध कर रहा था, वो भी अब है वो इनके कदमों में था। ये एबेर का स्टेटमेंट है। कुछ विद्वान बताते हैं कि ये वेलेज़ली का स्टेटमेंट है। ठीक है, पीटर ओबेर का ही है वैसे ये। कुछ विद्वान वेलेज़ली का नाम भी बताते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन साथ में आएंगे नहीं, वैसे आ जाते आधा ओबेर कर लेना, ओबेर ना आए तो वेलेज़ली है ही जिंदाबाद। इसलिए मैंने दोनों नाम साथ में लिख लिए हैं ताकि आप किताब में देख के कन्फ्यूज़न में किसी भी प्रकार से न रहो। अब युद्ध उपरांत क्या हुआ? पूरा राज्य छीन लिया गया और यहाँ पर श्री कृष्ण नामक चिक्का कृष्ण राज के परिवार का कोई व्यक्ति था, उसको शासक बना दिया गया और उसके साथ में सहायक संधि हस्ताक्षरित करवा दी गई। और इस तरह से 1799 में हैदराबाद के बाद मैसूर पहला शासन राज्य बना, दूसरा राज्य बना जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली और मैसूर औपनिवेशिक शासन के अधीन हो गया। ठीक है, लास्ट स्लाइड। युद्धोपरांत टीपू के परिवार को यूं कहिए कि वेलोर में कैद कर लिया था। टीपू के परिवार को वेलोर में कैद कर दिया, कैद किया, पहली बात। दूसरी बात, अब टीपू का जो राज्य था, राज्य 3 भागों में बांटा। ठीक है, हालांकि मराठों ने भाग लिया नहीं तो फिर वो वापस आपके ले लिया अंग्रेज़ों ने और निज़ाम ने मिलकर मिल बांट के ले लिया। कन्नड़, कोयम्बटूर, मैसूर, है ना, ये सारे सारे कन्नड़, तटपुरा, कोयम्बटूर पूरा और मैसूर पूरा, ये किसने लिया? अंग्रेज़ों ने। निज़ाम को क्या दिया? निज़ाम को शेष बचे क्षेत्र जैसे गुट्टी था, गोरुमकोड था, है ना, गुट्टी, गोरुमकोड, गोरुमकोंड, चित्तलदुर्ग, ये किसको दिया? ये निज़ाम को दिया। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, मराठों ने आवंटित क्षेत्र लिए नहीं, क्षेत्र लिए नहीं, तो उन क्षेत्रों को अंग्रेज और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। ने आपस में बांट लिया।
ठीक है, एक तो ये घटना हो गई, टीपू का राज्य बंट गया, परिवार वगैरह वगैरह। ठीक है, और तीसरी बात, वड्यार वंश के कृष्णराज को नाम मात्र का शासक बनाया। ठीक है, बनाया तथा इससे सहायक वेले दिल्ली की सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवा दिए। संधि पर हस्ताक्षर करवा दिए। ठीक है, इस प्रकार मैसूर में औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो गई। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके हस्ताक्षर किए, हैदराबाद इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य था और मैसूर दूसरा राज्य। ठीक है, फिर आपके तंजौर वगैरह, पेशावर वगैरह बहुत सारे आएंगे, वो बाद में देखेंगे। उसके अंदर ये सारी बातें थी। ठीक है, और इसमें प्रमोशन मिल गया किसको, वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि मिली। और आपके जो एरोस थे, कहाँ गया ये एरोस, कहाँ गया, हाँ हैरिस जो थे, हैरिस को बैरन की उपाधि दी। ठीक है, मार्क्विस और बैरन इनकी सामंतों की उपाधियां होती थी। वेलेज़ली को मार्क्विस व हैरिस को बैरन पदोन्नति मिली। तो कुल मिला के इस तरह से 4 युद्धों के बाद 1767 से लेकर 99 लगभग आपके 32 वर्षों तक संघर्ष चला। और इस संघर्ष के बाद अल्टीमेटली मैसूर भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलीन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिखों के बारे में, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में बंगाल के बारे में, और फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।